हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी लेखपाल के लिए पर्यावरण देख रहे हैं और पर्यावरण का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। तो जिन भाइयों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके पहले का वीडियो देख लें। ये आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका लगभग 10 नंबर कवर होता है। जीएस पार्ट में सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से कवर होता है, आपका 10 नंबर, बाकी सब 5-5 नंबर के हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके 3 पार्ट हो गए हैं, आज की बार ये चौथा पार्ट है। अभी लगभग 4-5 पार्ट इसके और आएंगे, जो आपको 10 नंबर के लिए सिक्योर करेगा कि आपको 10 नंबर पर्यावरण में और आपदा प्रबंधन में एकदम श्योर रहेगा। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई का चैनल ग्रो करे, इससे आप लोगों को और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिले। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जैव विविधता अधिनियम से। हम लोगों को स्टार्ट करना है, जो भारत में 2002 में आया। जैव विविधता अधिनियम जो है भारत में 2002 में आया। ठीक। भारत ने 1992 के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए यह अधिनियम संसद में पारित किया। ठीक है, संसद में पारित होता है। आपको पता होगा कि कोई भी अधिनियम या कानून संसद में ही पारित होता है। उसके बाद उसमें पहले लोकसभा फिर राज्यसभा पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे, तब वो कानून बन के आ जाता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक चोरी को रोकना था, जो स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना, इसका जो संरचना हुआ वो त्रिस्तरीय हुआ। या देख सकते हैं 1, 2 और 3, ये न्यायालय अपना त्रिस्तरीय इसकी संरचना हुई। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है ये। इसका जो मुख्यालय है वो हम लोगों का चेन्नई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आप लोगों को पता है इसकी स्थापना देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपको। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है। नीति बनाना और विदेशी कंपनियों को जैविक संसाधनों के उपयोग की अनुमति देना, इसका काम है। नीति बनाना और जैविक संसाधनों का उपयोग की अनुमति देना। जो विदेशी कंपनी आती हैं उनको अनुमति देना, इससे अनुमति लेगा विदेशी कंपनी तभी आ पाएगा अंदर। फिर देखते हैं राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड। ये तो केंद्र स्तर पर हो गया, हम लोग देखते हैं राज्य स्तर पर। तो जो राज्य स्तर पर है, ये देखिए राष्ट्रीय स्तर है, ये हम लोग राज्य स्तर पर देखते हैं। राज्य स्तर पर जो होता है स्टेट लेवल, राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य के भीतर जैव विविधता के उपयोग की निगरानी करना। अभी राज्य का काम राज्य के अंदर होता है, केंद्र का काम केंद्र के अंदर होता है। ठीक है। अब स्थानीय स्तर पर देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या होता है? लोकल लेवल का होता है। जैव विविधता प्रबंधन समिति, VMCS। ठीक। पंचायतों और नगर पालिकाओं में गठित ये लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती है, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। ठीक है। ये स्थानीय है। राष्ट्रीय हो गया, राजकीय हो गया और फिर स्थानीय हो गया। अब देख लीजिए मुख्य प्रावधान की प्रोविजन क्या है। विदेशी नागरिक या कंपनियों को भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने या शोध करने के लिए एनबीए से पूर्व अनुमति लेनी होती है। ठीक है। अब ये क्या कहा है कि जो विदेशी नागरिक या कंपनी है उसको भारत में जैविक संसाधनों का उपयोग करने या शोध करने के लिए एनबीए से पूर्व अनुमति लेनी होती है। मान लीजिए कोई विदेशी देश है तो डायरेक्ट थोड़ी ना अपने देश में चला आएगा, उसको पहले एनबीए से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं शोध करना चाहता हूँ, इसका पेटेंट बनाना चाहता हूँ, इसका पेटेंट का कुछ भाग मैं भारत में यूज करूंगा और भारत को इसका जो मतलब प्रॉफिट होगा भारत को एक हिस्सा दूंगा। तो यहाँ से अनुमति मिल जाती है। यह अधिनियम उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। ठीक है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसमें सजा और जुर्माना दोनों है। ठीक। जैव विविधता की हानि के कारण, पहले तो देखिए जैव विविधता की हानि के कारण आपको पता है प्राकृतिक कारण होता है और मानवीय कारण। मानव सबसे बड़ा कारण होता है, प्राकृतिक बकिया कम होता है। ठीक है। मानव सबसे बड़ा कारण है। प्राकृतिक क्या होता है कि एक साथ आपको दिख जाता है और मानवीय कारण आपको धीरे धीरे दिखता है, इसलिए लगता है कि मानवीय कारण छोटा होता है, लेकिन मानवीय कारण कभी छोटा नहीं होता। मानवीय कारण सबसे बड़ा होता है। और प्राकृतिक कारण क्या होता है? कभी आता है, एक बार आया और फिर चला गया, लेकिन मानवीय कारण रोज होता है। जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, बाइकों से धुआं निकल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहे हैं, डीजे चल रहा है, हॉर्न बज रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, सब मनुष्य कर रहा है। ये मानवीय कारण है। अब देखिए आप लोग प्राकृतिक कारण क्या हो गया? भूकंप आ गया, आग लगना, बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो ये जल प्राकृतिक कारण हो जाते हैं। ठीक है। तो ये लोग हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप दिया है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, वनों में आग। ठीक। ये हम लोग का प्राकृतिक कारण हो गया। अब हम लोग देखते हैं मानवीय कारण। वनोन्मूलन, वनों की कटाई। देखिए मानव धीरे धीरे वन की कटाई करता है, आवास विखंडन करता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होता है। ठीक। आगे देखते हैं वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण क्या है?
वन्य जीव संरक्षण का अर्थ है जंगली प्रजाति। देखिए भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख के ले लीजिए यहाँ से कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम कब आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो आप देख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण का अर्थ है जंगली प्रजाति, पौधों और जानवरों और उनके आवासों की रक्षा करना, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे, जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे, तो पारिस्थितिक जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर शेर को मार दिया जाए तो हिरन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो हिरन, भेड़िए और सबकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो जंगल के सब जो उपजाऊ पौधे हैं उनको खा के खत्म कर देंगे, जिससे फिर जंगल में कुछ बचेगा ही नहीं, बारिश होगी नहीं, प्राकृतिक संतुलन खराब हो जाएगा इससे। इसलिए जानवरों पर मारने प्रतिबंध, कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। अब देखिए मूल कारण क्या है, थ्रेट्स क्या है। आवास से विनाश सबसे बड़ा कारण है। अवैध शिकार, मान लीजिए कोई जानवर उसका अवैध शिकार करते हैं, देखते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए बारहसिंगा है, उसके सींग के लिए शिकार कर लेंगे, हाथी है उसके दांत के लिए शिकार कर लेंगे, जो गैंडा होता है उसके दांत के लिए शिकार कर लेंगे, और जो शेर और उनके खाल के लिए शिकार कर लेंगे। तो मानव सबसे बड़ा जहरीला प्राणी है इस पृथ्वी का। मानव से बड़ा कोई प्राणी यहाँ पृथ्वी का जहरीला नहीं है, सबसे जहरीला प्राणी मानव ही है। अवैध शिकार करता है, मानव वन्यजीव संघर्ष करता है, जलवायु परिवर्तन होता है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं, जैसे बिलायती कीकर, जलकुंभी, ये सब। आगे देखिए संरक्षण के प्रकार। संरक्षण के प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला ए, स्थानीय संरक्षण, जब प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, ठीक, तो उसे स्थानीय कहते हैं। जैसे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यावरण, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक, इसको क्या कहते हैं। देखिए स्वस्थानी किसे कहते हैं। स्वस्थानी मतलब क्या होता है कि आपको, आपके जैसे आप जिस घर में रहते हो उसी आकार के घर में फिर रखना। उससे क्या होता है कि आपको उसी अनुसार ढाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वन्यजीव संरक्षण अभियान हो गया, या कहते हैं टाइगर रिजर्व हो गया, तो ये सब जंगलों में बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जंगली जानवर तो जंगल में ही रहेंगे। अब क्या करते हैं आप, पर स्थानीय कर देते हैं, आप उसको जू में रख देंगे लाके, और उसके बाद पिंजड़े में बंद कर देंगे और जू में रख देंगे। मछली के लिए जो पानी में रहती है, समुद्र में रहती है, बड़े तालाबों में रहती है, नदियों में रहती है, उसे आप लोग एक्वेरियम में ला के रख देंगे, कैद कर देंगे। देखते ना हर घर में जार होता है, जार में मछलियाँ रहती हैं, लोग रखने के शौकीन होते हैं। यही सब है स्वास्थान परास्थान, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए भारत में वैधानिक और संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 48 है। देखिए अब जब आप लोग पढ़ेंगे संविधान, तो संविधान में भाग 4 होता है। भाग 4 को कहते हैं डीपीएसपी, ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें 48A डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें 48A राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे और वन्य जीव को बचाएं। देखिए 48A में लिखा है कि आपकी पर्यावरण की रक्षा करे और वन्य जीव को बचाएं, ठीक। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी जी ने जुड़वाया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, इसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, 51 कहता है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों और झीलों एवं वन्यजीव की रक्षा करें, ठीक। 51 कहता है, ये हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है 51, ठीक। आगे देखते हैं समवर्ती सूची। सूची देखिए 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो विषय हैं वो राज्य सूची पे कानून आता है। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर विषय बनाते हैं, और जो केंद्र सूची में केवल केंद्र उसमें उसके विषय में कानून बनाता है, ठीक है। ये सब तो आपका पॉलिटी का पार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सामने आएगा तो हम लोग पॉलिटी पढ़ते चलते हैं। तो समवर्ती सूची जो होता है, इस पर केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। 1976 में 42वां संशोधन वन्यजीवों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया कि इस पर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा, ठीक है। अब भी महत्वपूर्ण एक्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। पूछ लेगा आपसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। यह भारत में वन्यजीवों को, देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 72 में आ गया, लेकिन हम लोग इतने सशक्त नहीं थे कि मतलब चलो जीवों को तो बचाना है, लेकिन जंगल बचेगा तब तो जीव बचेंगे। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लोग लेके आए हैं 1986 में, इसके 14 साल बाद हम लोग लेके आए हैं। फिलहाल देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यह भारत में वन्यजीव को बचाने की सबसे बुनियादी और शक्तिशाली कानून है। यह जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। ये कब कानून आया 1972, स्टॉकहोम आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, तो ये भारत ने इस पर लागू किया था, स्टॉकहोम, ठीक। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसमें लागू हुआ था, ठीक। उद्देश्य क्या है,
अवैध शिकार को रोकना, तस्करी को रोकना, वन्यजीवों को उत्पादों को रोकना, देखिए खाल दांत सींग के लिए व्यापार को रोकना, ठीक है। शिकारी जो है, शिकारी मनुष्य ही होता है, इन्होंने शिकार करके सींग और खाल जाल के लिए उनको बेचारे को मार देते हैं। देखिए अमेंडमेंट संशोधन देखते हैं, 2022 में संशोधन भी इसमें हुआ था। पूछता है कि वन संरक्षण में संशोधन कब हुआ था, तो 2022 में संशोधन हुआ था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कब संशोधन हुआ था, 2022 में संशोधन हुआ था। क्या संशोधन हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, पहले 2022 से पहले इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां थी, ठीक है, पहले 6 अनुसूचियां थी, लेकिन 2022 संशोधन के बाद इसमें 4 घटाकर कर दिया गया, मतलब 6 से घटाकर 4 कर दिया गया, मतलब 2 को बाहर कर दिया गया, बाहर के मर्ज कर दिया आपस में। आगे देखते हैं शेड्यूल अनुसूची पहले में क्या क्या है। सर्वोच्च सुरक्षा, इसमें वे जानवर शामिल है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। देखिए इसमें वे जानवर शामिल है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसके लिए सजा का प्रावधान है, इसके लिए आपको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। अगर आपने इस जानवरों को मारा तो आपको 3 से 7 साल के लिए सजा हो सकती है। जैसे बंगाल टाइगर हो गया, एशियाई शेर हो गया, ये ग्रेट इंडियन बस्ट हो गए, काश्मीरी हंगुल हो गए, डुंगोंग हो गए, क्लाडेन लेपर्ड हो गए, ये सब विलुप्त होने के कगार पे। इनके संरक्षण के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, इनको बाहर से लाया जा रहा है, इनके लिए इनके जैसा वातावरण है कि इनकी जनसंख्या बढ़े, ठीक। ये अनुसूची 1 में रखे गए हैं। अब अनुसूची 2 देखते हैं हम लोग, अनुसूची 2 में क्या क्या है। देखिए कम सुरक्षा वाले, इसमें वो जानवर हैं जो सभी घोर संकट में नहीं है, लेकिन उन्हें बचाना जरूरी है। भाई बचाना जानवर, हर जानवर को जरूरी है, उनका कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य जानवरों को बचाना चाहिए, उनका अधिकार है उनका जीना, ठीक। नोट, पहले की अनुसूची 3 और 4 में इसमें मिला दिया गया, अब 3-4 को इसमें मिला के दूसरे में कर दिया गया, ठीक है। इसमें चित्ताधारी हिरण है और नीलगाय है। देखिए चित्ताधारी हिरण है, सियार है और नीलगाय है, इनका भी शिकार आप लोग नहीं करते, लेकिन इसमें कोई सजा प्रावधान नहीं दिया है, लेकिन रोकने से पहले में प्रावधान दिया आपको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी भरा जा सकता है। दूसरे में कोई सजा है नहीं, लेकिन आप मारेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक। शेड्यूल 3 क्या कहता है? शेड्यूल 3 कहता है संरक्षित पौधे। देखिए आप जानवरों को बचाओ तो पौधों को भी तो बचाओगे, या पौधों के लिए नोट, पहले या शेड्यूल 6 में था, अब इसको शेड्यूल 3 में कर दिया। जैसे नील कुकरीज हो गया, पिचर प्लांट हो गया, रेडबांधा हो गया, नील कुकरीज है, पिचर प्लांट है, रेडबांधा है, ठीक है। इनका भी संरक्षण करना अपना कर्तव्य है, सर इस पर कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। अब अनुसूची 4 देखते हैं, लास्ट, पहले 6 थी अब 4 कर दी गई, ठीक है। या 2022 में नई जोड़ी गई अनुसूची है, इसमें उन प्रजातियों को रखा गया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन की सूची में शामिल हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए क्या है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। ये भी स्कॉटहोम में जो सम्मेलन हुआ था उसी का संरक्षण क्रम में आया था इसे। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों आया था, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1984 में, ये हम लोग देख लेते हैं, 1984 में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जहां गैस लीक हुआ था और काफी लोग मारे गए थे। इसी के बाद आया कि हम लोगों के पास कुछ होना चाहिए जो एकदम बिना सिंह के हाथ पैर के चलते रहते हैं, कुछ हो गया तो इसका कोई कानून नहीं, हम चाहे जैसे करेंगे, उसके रोकथाम के लिए आया था, तो ये कानून लाया गया, ठीक है। इसे छाता विधान भी कहते हैं। छाता विधान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक व्यापक कानून है जो केंद्र सरकार को और पर्यावरण के सभी पहलुओं, जलवायु, भूमि पर नियंत्रण करने की शक्ति देता है, ठीक है। यह अन्य कानून जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम के बीच समन्वय का काम करता है, ठीक है। यह कानून 1984 की भोपाल गैस त्रासदी लिखा है ना, 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोका जा सके। जब कानून रहेगा ना तो लोग कानून से बच के काम करते हैं, डर डर के काम करते हैं, इसलिए ऐसे कानूनों का होना भी बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी। देखिए 1984 में हुआ था, एक कोई फैक्ट्री से वहां से गैस लीक किया और वो जाके फैल गया, उसमें बहुत से लोग मारे गए। आगे देखते हैं या संविधान के अनुच्छेद, तो देखिए पूछ लेगा संविधान किस अनुच्छेद में है, तो भारत संविधान के 253 अनुच्छेद में है, के तहत पारित किया गया था, ठीक है। मुख्य प्रावधान क्या क्या है? केंद्र की शक्तियां, देखिए केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मानक तय कर सकती है। मैं केंद्र सरकार बनाएगा कि आपका क्या पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, कितने % आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण क्या प्रदूषण होता है, ये केंद्र सरकार तय कर देगी, ठीक है। उद्योग अधिनियम क्या है? सरकार किसी भी उद्योग को बंद करने, उसकी बिजली पानी काटने या उसी किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिबंधित करने का आदेश दे सकती है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं वो इसी कानून के तहत किए जाते हैं। इको सेंसिटिव क्या होता है कि वहाँ का वातावरण स्वच्छ और साफ सुथरा, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर होता है, ठीक। समुद्र तटों के नियम भी उसी एक्ट के तहत आते हैं। यह समिति इसी कानून के तहत बनी जो जीएम फसलें जैसे सरसों मंजूरी देती, ये सब है, ठीक है। देखते हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। देखते हैं भारत के प्रमुख
वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना है? प्रोजेक्ट टाइगर तो है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हुई थी। ठीक। प्रबंधन एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी जो प्रबंधन है वो एनटीसीए को दिया गया है। तकनीकी बाघों की गिनती के लिए ऐप का प्रयोग करते हैं। ये हम टी स्टेपिस ऐप का हम लोग प्रयोग करते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 में अनुमान लगाया गया कि कुल बाघों की जो संख्या है वो 3682 के आसपास है। औसत अनुमान है ये। जो वृद्धि हुई है 6.1% की वृद्धि हुई है। काफी अच्छी बात है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है। तारीख 29 जुलाई 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना की विस्तृत रिपोर्ट आई थी। ठीक है। इसलिए 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 29 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं वास्तविक स्थिति। दुनिया भर में लगभग 75% जंगली बाघ भारत में। देखिए दुनिया के लगभग 75% जो जंगली बाघ हैं वो भारत में पाए जाते हैं, बाकी 25% पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है। शीर्ष 3 राज्य कौन के जहाँ जहाँ बाघ ज्यादा पाए जाते हैं? पहला मध्य प्रदेश है, यहाँ 785 का आंकड़ा है, 785 का। कर्नाटका है, 563 का आंकड़ा है। उत्तराखंड है, 560 का आंकड़ा है। ठीक। प्रोजेक्ट गिर सिंह क्या है? वर्ष 1972 में ये भी आया। वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था और गिर सिंह 72 में आया। ठीक। आवास एशियाई शेरों की रक्षा करना है। पूरी दुनिया में केवल गिर गुजरात में पाए जाते हैं। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर आधिकारिक तौर पर नए सिरे से प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई। ठीक है। कब घोषणा की गई? 15 अगस्त 1920 को। प्रोजेक्ट चीता भी 2022 में आया। दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण स्थान कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है। यहाँ शेरों को लाया गया था अफ्रीका से चीतों को लाके छोड़ा गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट तेंदुआ क्या है? वर्ष 2009 में आया। आवासीय उच्च हिमालय क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए महत्व लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हैं। इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का। किस पार्क में है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 2024 भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की वैज्ञानिक गणना हुई, जिस गणना में इनकी संख्या 718 पाई गई। लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51 बाघ पाए गए। ठीक। हिम तेंदुआ पाए गए। वर्ष 2004 में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी यूएनडीपी के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुओं का संरक्षण करना ही है। ठीक। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ लेगा कब आया, तो 1992 में आया। उद्देश्य हाथियों को घड़ियाल को सुरक्षित करना था। उपलब्धि 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए पूछ लेगा हाथी को विरासत पशु का घोषित किया गया राष्ट्रीय, तो 2010 में किया गया। ठीक है। घोषित किया गया। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट राइनो। इसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं। राइनो बेचारे इसी को इसके एक सींग के लिए, इसी सींग के लिए इसका शिकार कर लेते हैं जानवर। सॉरी, हाँ जानवर ही बोलते हैं, इंसान तो होंगे नहीं ये, कि एक सींग के लिए बेचारे जितने बड़े जानवर को मार देते हैं। जितने भी इंसान है शिकारी हैं, इनको इनके सींग के लिए मार देते हैं बेचारों को। इसलिए सरकार क्या चल कराती है कि इनके सींगों को कटवा देती है। जिससे सींग न रहेगा बास ना बचेगी बास। जब सींग ही नहीं रहेगा तो आप उसका शिकार नहीं करेंगे, कम से कम बेचारा अपना जीवन तो जिएगा अच्छे से। ठीक। विजन इंडिया राइनो वर्ष 2020 के तहत लॉन्च किया गया। प्रजाति एक सींग वाला गैंडा जो होता है, प्रजाति क्या है हम लोगों का? एक सींग वाला गैंडा। केंद्र काजीरंगा असम में सर्वाधिक है। इन्हें मानस में भी शिफ्ट किया जा रहा है। मानस नेशनल पार्क है। ठीक। काजीरंगा में सबसे अधिक इनकी संख्या पाई जाती है। 2020 का लक्ष्य 2021 सफलतापूर्वक पूरा हो गया और इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके तहत असम में गैंडों की संख्या 3000 के पार पहुंची। जो असम में राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, उसमें 3000 के पार पहुंच गई है, जो हासिल कर लिया गया। ठीक। मगरमच्छ जो संरक्षण है वर्ष 1975 में आया था। सहयोग यूएनडीपी के सहयोग से की मदद से आया था। प्रजातियां 3 टाइप के थे। घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ भीतर कड़िका में पाया जाता है और मगर पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए जो केंद्र है वो कुकरेल लखनऊ और भीतर कड़िका उड़ीसा में है। इनका केंद्र जो है ये कुकरेल लखनऊ और भीतर कड़िका उड़ीसा, सेम टू सेम है दोनों। ठीक है। देखिए समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट कब आया था? 1999 में आया था। फोकस बस यही आपने याद कीजिए कब आया था। सबसे इंपॉर्टेंट कब है, कब आया था। स्थान याद कीजिए गहिरमाथा बीच उड़ीसा पे। ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है हम लोगों का 2020 में आया था। स्थिति गंगे डॉल्फिन अब 2009 में घोषित भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। 2009 में भारत ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। अब याद करिएगा आप लोग, अब यूपी की एग्जाम है तो यूपी में इसको भी याद करिएगा 2023 में। ठीक है। जो गंगे डॉल्फिन है यूपी ने अपना जलीय जीव घोषित किया है।
ठीक है, जलीय जीव घोषित किया है, लेकिन यूपी ने 2023 में घोषित किया है, 2009 में केंद्र ने घोषित किया है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट डेट याद कर लीजिएगा। ठीक, तथ्य ये नेत्रहीन होती हैं, शिकार के लिए प्रध्वनि का उपयोग करती हैं। अभर्ण विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। ठीक है, इनके लिए देखिए अभ्यारण्य पूछेगा तो बिहार में बनाया गया है। 2022 से भारत सरकार ने हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2022 से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गिर संरक्षण जो है 2006 में। मौत का कारण पशुओं की दर्द निवारक दवाएं, डाइक्लोफेनाक से किडनी फेल होना। कारगिल प्रजनन केंद्र की स्थापना खुदा पिंजौर हरियाणा में, देखिए अब हरियाणा में भी है, आपको एक और याद होना चाहिए, गोरखपुर महाराजगंज में भी है। ठीक, गिर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र गोरखपुर में भी है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि जीकेपी, ऑप्शन में जीकेपी रहेगा तो जीकेपी मारिएगा, नहीं तो ऑप्शन में महाराजगंज मिलेगा तो आप लोग महाराजगंज मार दीजिएगा। दोनों ऑप्शन में आता है, पूछता रहता है क्योंकि बॉर्डर पे तो संभाल रहती है, अधिकतर महाराजगंज ही पूछता तो महाराजगंज मारिएगा आप लोग, वैसे पूछता तो पिंजौर हरियाणा में है। प्रोजेक्ट हंगुल जो है, ये हंगुल है, 1970 में आया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो 1970 का प्रोजेक्ट देख के छोड़ देते हैं, ज़्यादा देखते नहीं। प्रोजेक्ट मणिपुर थमिन जो है 1977 में आया, जो इसका डेट केवल देखो, बात खत्म। प्रोजेक्ट लाल पांडा 1996 में आया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में आया। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर 2022 में आया। समुद्री गाय संरक्षण 2021 में आया। साइट्स क्या क्या है, कन्वेंशन क्या क्या है, वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। साइन 1973 में आया था, 1975 में लागू हुआ था। अब देखिए जो साइट्स है वो 1973 में आया और 1975 में लागू हुआ था ये। ठीक, मुख्यालय जिसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, पूछता है क्वेश्चन, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। ठीक, ये इनका सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो, कोई उनके अस्तित्व को खतरा ना पूछे। सीएमएस देख लेते हैं, प्रवासी प्रजाति एवं कन्वेंशन देख लेते हैं क्या है, 1979 में आया, इसे वन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, 1979 में आया, 1983 में लागू हुआ। पूछता कब आया कब लागू हुआ, तो 79 में आया, 83 में लागू हुआ। मुख्यालय जो है वान जर्मनी में है। भारत में 1983 वही लागू हुआ ना, 1983 में। उद्देश्य क्या है, स्थलीय जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों और उनके पूरे रास्ते रेंज में संरक्षण करना। ठीक है, WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। ये क्या कहते हैं, प्राकृति यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है। स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुआ। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, गैंड पांडा जायंट पांडा भी होते हैं। यह हर 2 साल में लिविंग प्लान्टो रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, हर 2 साल में उनकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अर्थ आवर क्या होता है, हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद कर लीजिएगा, हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसा भविष्य बनाना जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहे। ठीक है, IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। मुख्यालय से पूछता इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक, स्थापना पूछता है 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना किया गया। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में प्राकृति का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, रेड डाटा बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेते हैं। रेड डाटा बुक इसका सार्वजनिक दस्तावेज है जो पौधों, जानवरों और कवक के सभी संकटग्रस्त को दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इसका रखरखाव प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। IUCN का स्थापना जो है 1964 में। रेड लिस्ट लाल सूची की शुरुआत की गई थी। ठीक, मेरा तो मुख्य उद्देश्य क्या है, उन प्रजातियों की पहचान और दस्तावेजीकरण करना जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। ठीक, रंग कोडित पन्ने देख लीजिए। पिंक पेज क्या होता है, घोर संकटग्रस्त होते हैं। ग्रीन होता है वह प्रजातियां जो पहले खतरे में थी लेकिन अब सुरक्षित हैं। रेड क्या होता है, एकदम संकटग्रस्त हैं। ठीक, ब्लैक क्या होता है, विलुप्त की प्रजातियां विलुप्त हो गई, जो ब्लैक हो गया वो विलुप्त हो गई, वही ये नहीं है। ठीक, एम्बेर पेज का पीले रंग का असुरक्षित है, प्रजाति इनको सुरक्षा करने की आवश्यकता है। तो पिंक मतलब ज़्यादा संकटग्रस्त हैं। ग्रीन मतलब जो संकटग्रस्त है लेकिन अब सही हो गए हैं। लाल मतलब वो भी संकटग्रस्त हैं। ब्लैक मतलब गायब भी हो गई हैं। पीली मतलब अब उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक, श्रेणी और मापदंड हम लोग देखते हैं। श्रेणी और मापदंड क्या है,
पहला विलुप्त, अंतिम सदस्य जो मृत हो चुकी है, कोई संदेश नहीं बचा है, या डोडो। अब डोडो खत्म हो गया, उसका कोई संदेश है ये नहीं है, ठीक है। वन विलुप्त क्या हो गया है, केवल खेती कैद या चिड़ियाघरों में भी जीवित रह रहे हैं, ये सफेद गैंडा हो गया, फोटो गलत लग गया राइनो का। घोर संकटग्रस्त क्या है, अत्यधिक खतरा, 10 वर्षों से 90% गिरावट या 50 से कम वयस्क सदस्य हो गए हैं। जैसे ये देखिए, पता नहीं कौन सी चिड़िया, हमको भी नहीं पता, घड़ियाल आपका हो गया, ठीक। संकटग्रस्त क्या होता है, 10 वर्षों में 70%, जब संकटग्रस्त कहेगा 10 वर्षों में 70%, और अत्यधिक संकटग्रस्त 10 वर्षों में 90%, ठीक, कम हो गए हैं, ठीक। असुरक्षित इसको कहेंगे जो विलुप्त होने के उच्च जोखिम में है, 10,000 से कम वयस्क सदस्य, जिसकी संख्या 10,000 से कम बची है पूरे विश्व देश में। संकट के करीब किसे कहेंगे, जो जल्द ही संकटग्रस्त श्रेणी में योग्य होने के करीब है, ठीक। जैसे सफेद गड्ढा हो गया, जैगुआर हो गया। कम चिंतनीय, जो कम चिंतनीय मतलब कम होगा, ज्यादा इसमें क्या पढ़ना, आंकड़ों का अभाव हो गया, मूल्यांकन नहीं हुआ। देखते हैं भारत में आईयूसीएन का नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा कि आईयूसीएन का नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत 1969 में इसका सदस्य बना था। कब सदस्य बना था, 1969 में इसका सदस्य बना था। इसको MOEFCC भी कहते हैं, ठीक। स्थानीय प्रजाति जो है, वह प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और दुनिया में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। पहले देखिए, नीलगिरी थार, नीलगिरी तहर केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। लायन, शेर पूछ वाला केवल मकाऊ में केवल एक जगह पाया जाएगा, दूसरी जगह पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सांगा डियर भी ऐसे हो गई, केवल लोकटक झील में मणिपुर में पाई जाती है। पर्यावरण प्रदूषण देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, अब यहाँ से आप लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोग इससे पहले इसको पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने में आप लोगों को मजा भी आएगा। तो देखते हैं, क्लास को हम लोग 3-4 मिनट में खत्म भी कर देंगे आज का, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, जो हमारे द्वारा फैलाया जाता है, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं। पर्यावरण में होने वाले कोई भी अवांछित परिवर्तन जो पौधों और जीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक। प्रदूषक किसे कहते हैं, जिससे पर्यावरण फैलता है, वो पता, जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, ठीक है, जिससे पर्यावरण फैलता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, उसी को प्रदूषक कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायु प्रदूषण पूछ लिया, तो वायु प्रदूषण में जो धूल के कण हुए, जो गैस हुए, गैसों के कण हुए, वही हमारा प्रदूषक कहलाता है, ठीक। प्रदूषकों के प्रकार और स्रोत के आधार पर देखते हैं। पहला था प्राथमिक प्रदूषक, एक होता है द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, वह प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फ्लाई एश। अब देखिए, ये सीधे स्रोत से निकलते हैं, ये कहीं से सीधे स्रोत से निकलते हैं, तो इसको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। द्वितीय में क्या हो गया, वो प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में या पर्यावरण के अन्य घटकों से अपक्रिया के बाद होते हैं। जैसे ओजोन, ये अपक्रिया के बाद होता है। स्माग, अपक्रिया के बाद होता है। पैन हो गया, अम्लीय वर्षा हो गया, ये अपक्रिया होगा तब ये प्रदूषण फैलेंगे, ठीक है। प्रदूषकों के प्रकार अपघटन के आधार पर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो पहला होता है जैव अपघटनीय, दूसरा होता है जैव अनअपघटनीय। क्या होता है, जिनका जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन संभव है। उदाहरण, सीवेज, जैविक कचरा, गोबर, कागज, लकड़ी, ये सब जो हम लोग अपघटक हैं, जिसको हम लोग अबायोटिक कहते हैं, ठीक, ये इनको खत्म कर सकते हैं। खत्म कर कुछ समय बाद तोड़ फोड़ के इसको मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन जो जैव अनअपघटनीय है, जो कभी खत्म नहीं हुआ, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, आपका DDT हो गया, ये सब कभी खत्म नहीं, तो मर्क्यूरी पारा हो गया, तो ये सब कभी खत्म नहीं, उसमें कोई मतलब जो ये कवक है सवाल, ये खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जैव अनअपघटनीय कहते हैं लोग, ये कभी खत्म नहीं होना, इसलिए हम लोग कहते हैं प्लास्टिक कम यूज करिए आप लोग, ठीक। अब वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कैसे कहते हैं, वायु में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता में कमी आना वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जो अवांछित पदार्थ मिलते हैं उसकी गुणवत्ता में कमी होती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मानवीय कारण क्या है, वाहनों का धुआं, जीवाश्म ईंधन का दहन, औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि, जैसे झूम कृषि। अब पूछेंगे आप लोग, भैया झूम कृषि कैसे हो सकता है। झूम कृषि क्योंकि यहाँ पेड़ों को काट के बनाया जाता है, पहाड़ों पे की जाती है, पेड़ की कटाई होती है, जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है, इसलिए इसको मानवीय ह्यूमन वायु प्रदूषण में रखा गया है। प्राकृतिक क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वनों में आग लगना। ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, वहां से लावा निकलती, तो अलग अलग गैसें निकलती हैं, जैसे, तो ये वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, ठीक। अब आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 5 में, इसके आगे हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन 5 पार्ट और रहेगा, 5 पार्ट में आपका ये कंप्लीट आपका पर्यावरण खत्म कर दिया, पर्यावरण आपदा प्रबंधन खत्म कर दिया जाएगा। मान के चलिए आज आपका 29 तारीख है, तो 3 तारीख तक उसको कंप्लीट खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग, आप लोग कहेंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, तो हम लोग ग्राम प्रवेश
और आपका विज्ञान, साइंस और प्रौद्योगिकी भी 5-5 दिन में ख़त्म कर लिया जाएगा पीपीटी के माध्यम से ही, जो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंतिम समय आप वही पढ़िए जो एग्जाम में आए, ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है। तो आपको कम समय में ज़्यादा डाटा आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक चैनल को, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भाई पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले की वीडियो जरूर देखें, इसके बाद इसको देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।